हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ताज के शासन की, यानी कि 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में जो ताज का शासन रहा, यानी कि जो भी भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो दे दिया गया था उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके विषय में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ताज का शासन। ताज के शासन की बात करें तो वो 1858 से लेके यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से लेके 1947 जब तक भारत आजाद हुआ तब तक चला। देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रावधान थे। तो ये क्या था, 1857 के विद्रोह के पश्चात पहला अधिनियम था। क्योंकि 1857 के विद्रोह ही इसलिए हुआ था क्योंकि जो अब तक अंग्रेजों की भारत में नीतियां थी वो भारतीयों के लिए अच्छी नहीं थी, इस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। क्या क्या नीतियां थी वो जो पूरा डिटेल है कि किस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ, क्या क्या कारण थे और कहाँ कहाँ से लोगों ने विद्रोह किया, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात ये पहला अधिनियम था। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन था वो क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया, यानी कि क्राउन का शासन यहाँ से शुरू हो गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड जो कैनिंग थे वो प्रथम वायसराय बने थे। इसके अलावा अगर बात करें अंतिम गवर्नर जनरल की तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, यानी कि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही जो गवर्नर जनरल थे वो थे। और जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 का ये एक्ट लाया गया तो लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय बना दिया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो पिछले एक्ट थे उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो अलग अलग बॉडी बनाई गई थी। तो इसमें क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे दोनों को ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें लगा कि इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उन्होंने दोनों को ही समाप्त कर दिया। इसके अलावा अब दोनों को जब समाप्त कर दिया तो भारत पर शासन करने के लिए कोई तो व्यवस्था चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया जिसमें जो था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। यानी कि भारत सचिव का जो पद था, तो भारत सचिव जो व्यक्ति बनता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अनिवार्य सदस्य होता था। साथ ही जो उसका उत्तरदायित्व था वो भी ब्रिटिश संसद के प्रति ही था, यानी कि भारत के लोग या भारत की जो भी वो थे सरकारें थी या कुछ भी ऐसा था, जो जो भी अधिकारी वगैरह थे वो उससे कुछ भी नहीं पूछ सकते थे। उसका जो पूरा उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश संसद के प्रति ही था। इसके अलावा भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था, जिसमें क्या था, 8 सदस्य जो थे वो क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाने थे और जो 7 सदस्य थे वो कंपनी के डायरेक्टर जो होते थे उनके द्वारा नियुक्त किए जाने थे। इसके अलावा इनका जो पूरा खर्चा था वो भारतीय राजस्व से देना तय किया गया। यही इसके प्रावधान थे जो मेन थे। बाकी अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका 1861 का भारत सरकार अधिनियम। 1861 के भारत सरकार अधिनियम में क्या किया गया, भारतीयों के लिए कुछ थोड़े बहुत प्रावधान किए गए। इसमें क्या किया गया कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद जो भारतीयों के लिए कानून बनाती थी उसमें, यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की आंशिक पहल की गई, यानी कि भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा शामिल किया गया। भारतीय गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया, जिसमें 1862 ईस्वी में बनारस के जो राजा थे वो, पटियाला के जो महाराजा थे वो और तथा सर जो दिनकर राव थे उनको मनोनीत किया गया। जो मतलब गैर सरकारी सदस्य थे उनमें इनको नियुक्त किया गया। मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसियां थी उनकी शक्ति उनको पुनः देकर शक्ति का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। पहले शक्ति का केंद्रीकरण किया गया कि जब तीनों के पास अलग अलग शक्तियां थी तो तीनों को उठाकर गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब जब साम्राज्य बढ़ रहा है तो गवर्नर जनरल के प्रेशर को कम करने के लिए मद्रास और जो बंबई की प्रेसिडेंसियां थी उनको उनकी शक्तियां वापस करके पुनः शक्ति का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। इसके बाद इसके अलावा क्या किया गया इसमें कि जो बंगाल था 1862 में वो, और उत्तर पश्चिमी प्रांत 1866 में और 1897 में पंजाब, इनमें विधान परिषदों का गठन किया गया, यानी कि इन राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके अलावा 1859 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली का भी गठन किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब विभागीय प्रणाली की हर एक मंत्री जो पूरा एक विभाग था उसको बना दिया गया और जो उससे संबंधित कार्य थे वो उसी व्यक्ति को या जो उस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसी को दे दिए गए। वायसराय को इसमें अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया, जिसकी अवधि जो होती थी वो मात्र 6 माह होती थी, यानी कि जो वायसराय था उसको ऐसा कोई भी आदेश अपनी इच्छा से पारित करने का अधिकार था, जो वो चाहता था उसे अध्यादेश कहते थे, जिसके लिए उसे जो पूरी परिषद थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी और जो इसकी अवधि थी वो सिर्फ 6 माह रहती थी।
इसके अलावा इसके बाद आता है 1892 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या होता है, जो बजट था, जब बजट होता था तो बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया, लेकिन अभी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि भारत के लिए जो बजट पारित किया जाता था उस पर बहस करने का अधिकार तो दे दिया गया यहाँ पर, लेकिन वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं दिया। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया। मान ला कि आपने एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जब आपको उत्तर मिल गया और उसका उत्तर सुनकर आपके मन में कोई और प्रश्न आया उससे रिलेटेड पूछने के लिए, तो उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। तो पूरक प्रश्न पूछने का यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत थोड़ी बहुत अंग्रेजों ने की भारत के लिए। इसके बाद आगे आता है 1909 का जो अधिनियम था वो। तो 1909 के अगर अधिनियम की बात करें तो इसका जो अन्य नाम था वो मार्ले मिंटो सुधार था। उस समय जो मार्ले थे वो भारत सचिव के पद पर थे और जो वायसराय थे उस समय वो लॉर्ड मिंटो थे। तो इन दोनों को मिलाकर यानी इन दोनों के नाम पर ही इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। वायसराय मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, भारत में सांप्रदायिक जो तनाव था उसको जन्म दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और काम किया गया कि जो अनुपूरक प्रश्न थे उनको पूछने का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया भारतीयों को। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें नियुक्त किया गया। यानी कि ये प्रथम भारतीय सदस्य थे जो उसमें नियुक्त हुए थे और उनको जो नियुक्त किया गया था वो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। पृथक निर्वाचन का मतलब होता था कि कोई भी अगर सीट है चुनाव के लिए तो उस पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो जो वोट देने वाले हैं वो सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, चाहे उस एरिया में हिंदू ही क्यों ना रहते हो, तो उन हिंदुओं के पास उस व्यक्ति के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर ये पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी वो मुस्लिमों के लिए यहाँ पर शुरू की गई कि जो मुस्लिम है उनको सिर्फ मुस्लिम द्वारा ही वोट दिया जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया, इस एक्ट के जरिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे और जो विश्वविद्यालय थे या जो जमींदार थे उनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पर किया गया। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम की अगर बात करें तो पहली बात तो ये कि ये 1921 से ही लागू हुआ था, यानी कि 2 साल बाद लागू हुआ। अब इसका जो अन्य नाम था, जैसे कि हमने पिछले एक्ट का देखा, तो इसका भी अन्य नाम था, इसका अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे और जो वायसराय थे वो चैम्सफोर्ड थे। तो दोनों के नाम को मिलाकर इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन यानी कि डायरकी कि जो प्रांतों में जो क्या बोलते शासन करने के जो भी विषय थे उनको बांट दिया गया, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई और जो द्वैध शासन यानी कि डायरकी शब्द है वो एक यूनानी शब्द है। द्विसदनीय व्यवस्था का यहाँ पर प्रारंभ किया गया। लोकसभा और राज्यसभा का यहाँ गठन किया गया। इसके अलावा जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कमांडर इन चीफ का जो पद था उसको छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना तय किया गया। कार्यकारी परिषद जो 15 जो सदस्य परिषद बनाई गई थी उसमें क्या किया गया कि जो कमांडर इन चीफ का पद है सिर्फ उस पर भारतीय नहीं नियुक्त किया जा सकता, इसके अलावा 3 भारतीयों को किसी भी पद पर नियुक्त उसमें किया जा सकता है। इसके अलावा पिछले एक्ट में जो काम उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया था वो यहाँ पर उन्होंने सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए कर दिया, यानी कि इन सब के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन का विस्तार यहाँ पर कर दिया। इसके अलावा सीमित मताधिकार यहाँ पर दिया गया, संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर, यानी कि इन 3 आधारों को बनाकर भारतीय लोगों को मताधिकार का जो प्रयोग था वो भी दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो कि 1926 में तैयार हुआ। इसके अलावा केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया जो कि 10 वर्ष के बाद इस एक्ट की जांच करने के लिए आता है, यानी कि इस एक्ट के जरिए क्या क्या सुधार भारत में लागू किए गए थे और उनका क्या परिणाम निकला, यानी कि वो किस हद तक सफल रहे, उसकी जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद एक जांच आयोग बनाना इसी जो एक्ट था उसमें तय किया गया, जिसको साइमन कमीशन, यानी कि इसके बाद जो 10 वर्ष बाद एक साइमन कमीशन बनकर आया। लेकिन क्या था साइमन कमीशन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन क्या था, वही जो बात की गई थी कि जो ये एक्ट है इसके जो प्रावधान है वो किस हद तक भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हुए, उसकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा। तो वही ये आयोग था जो बनाया गया नवंबर 1927 में। अब आप जानते हैं कि ये क्या था, 10 वर्ष से पहले ही गठित कर दिया गया। इसके अलावा इसमें 7 सदस्य थे जो कि सभी के सभी ब्रिटिश थे, इसलिए भी इसका भारत में बहिष्कार किया गया।
इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1930 में पेश की। 1927 में इसका गठन हुआ। 1928 में ये भारत आया और भारत में इसका खूब विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो सारे सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश थे, यानी कि भारत की परिस्थितियों की जांच वो करने आए हैं कि भारत के लिए क्या फायदा हुआ और क्या नहीं हुआ, और उसमें एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा ये टाइम से पहले भी आ गया था, तो ये सारी चीजें थी जिसके लिए इसका बहिष्कार किया गया। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, क्योंकि अंग्रेज थे, उनको तो जो करना था सो करना ही था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, देश शासन, राज्यों में जो सरकारों का विस्तार किया गया था, और जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, यानी कि जो अलग अलग जो कम्युनिटी थी उनके लिए जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उन सबको इसने क्या किया, जारी रखने की सिफारिश की, यानी कि उन सबको इसने सही बता दिया, जारी रखने की सिफारिश की। इसके अलावा आयोगों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। सम्मेलनों में चर्चा के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, और उस श्वेत पत्र पर संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष जब प्रस्तुत किया गया उसके बाद उसी समिति की सिफारिश के आधार पर जो अगला भारत परिषद अधिनियम था वो पारित कर दिया गया, जो कि 1935 में आया। यानी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ बात हुई, वहां पे एक श्वेत पत्र जारी किया गया। वो श्वेत पत्र था वो प्रवर समिति के सामने पेश किया गया। उसके बाद उसने जो भी सिफारिशें करी उसके आधार पर भारत जो परिषद अधिनियम 1935 था उसको ला दिया गया। इसी बीच में जो एक प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक और कार्य किया, वो था जिसको हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत। इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1932 में जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यकों को अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए एक कम्युनल अवार्ड वो लेकर आए। इसमें उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम थे, सिख थे, यानी कि भारत में ये क्या थी, अल्पसंख्यक जाति थी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय। इनके बाद अब इसका जो विस्तार था वो दलितों तक कर दिया, यानी कि दलित जो हिंदू धर्म के ही अंतर्गत माने जाते थे उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात करी और दलितों तक उसका विस्तार किया, जो कि गांधी जी को पसंद नहीं आया। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। मतलब ये था कि आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन सबको अलग प्रतिनिधित्व देके उनको हिंदू से अलग कर चुके हैं। अब क्या था, हिंदुओं के अंतर्गत ही जो दलित आते हैं उनको भी आप बांट रहे हैं। तो ये गांधी जी को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन किया, और उनके अनशन पर ही जो गांधी और अंबेडकर थे उन दोनों के मध्य पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए संयुक्त हिंदू निर्वाचन में ही स्थान आरक्षित कर दिए गए। उसके बाद जो पैक्ट था उसमें यही किया गया कि दलितों के लिए जो हिंदुओं के लिए प्रॉपर सीटें मिली हुई थी उसी में से कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। तो ये जो पूना पैक्ट था अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था वो है। आगे इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे? पहली बात तो ये कि ये सबसे विस्तृत जो था अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। सूचियों का जो निर्माण था वो संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया था, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय के पास निहित की गई थी। यानी कि ऐसे कोई भी शक्तियां जो इन तीनों सूचियों से बाहर थी, संघ, राज्य और संवर्ती से, उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और उनपे जो निर्णय लेने का अधिकार था वो वायसराय के पास दे दिया गया। इसके अलावा इसमें प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया और केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया गया। राज्यों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 1937 में चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने काफी सारे राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और भारत से बिना पूछे, यानी कि जो राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी उन सरकारों से बिना पूछे जब भारत को विश्व युद्ध में धकेल दिया जाता है, तो इसकी वजह से जो कांग्रेस की सरकारें थी वो त्यागपत्र दे देती हैं। तो यहीं पे ये जो उत्तरदायी सरकार थी वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो दलित, महिलाएं और मजदूर वर्ग थे उनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व की यहाँ पर बात की गई थी, यानी कि अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ पर जो भारतीय थे उनको बांटने पर तुले हुए थे। 1858 द्वारा जो स्थापित भारत परिषद थी, जो भारत परिषद बनाई गई थी, सचिव और 15 सदस्यीय जो भारत परिषद थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा मुद्रा एवं शाख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना भी 1935 में ही की गई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना भी की गई। अब इसके अलावा और क्या किया गया, तो संघीय और जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग थे उनकी स्थापना की गई, यानी कि केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग की और साथ ही राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके अलावा अगर 2 प्रांत या 2 से अधिक प्रांत चाहें कि वो संयुक्त सेवा आयोग बनाए तो उसका भी प्रावधान किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। इसके अलावा सबसे जो लास्ट में है वो है हमारा स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि अब हम आजादी की तरफ पहुंच चुके हैं। इन आजादी को या इन एक्ट के बीच में जो भी कार्य हुए वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बाद में पारित होता है
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके क्या प्रावधान थे? पहली बात तो 20 फरवरी 1947 को जो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक हम भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे, यानी कि यहाँ से चले जाएंगे। जो मुस्लिम लीग थी उसने आंदोलन किया और विभाजन की बात करी, यानी कि ये सुन के कि उनको ये लगा कि अगर ब्रिटिश थे वो ऐसे ही चले जाएंगे तो उनका जो पाकिस्तान बनाने का सपना है वो टूट जाएगा, कि क्या पता जो अंग्रेज हैं वो किसको जो सत्ता है वो सौंप कर चले जाएं। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया और विभाजन की बात करी कि मतलब बांट कर आप यहाँ से बांट कर जाइए। 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने घोषणा की कि संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे ना मानना चाहें, यानी कि एक संविधान बनेगा लेकिन वो लोग जो इसको नहीं मानना चाहते ये उन पर लागू नहीं होगा, जो मानेंगे बस उन्हीं एरिया पर या उन्हीं लोगों पर लागू होगा। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की और इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस और लीग दोनों ने ही इसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्यों किया, ये भी सब हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसकी वजह से कांग्रेस को भी जो विभाजन की योजना थी वो स्वीकार करनी पड़ी थी। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो टाइम है वो आधा घंटा जो उससे पीछे रहता है, तो इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और जो वायसराय का पद था वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो नया संविधान था, नए संविधान बनने तक जो पूरा अधिनियम था 1935 का अधिनियम था, उसके आधार पर भारत के शासन चलाने की बात की गई कि जब तक नया संविधान बन नहीं जाता तब तक 1935 के जो भी नियम हैं उन्हीं के आधार पर भारत का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। डोमिनियन का मतलब होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं है और स्वतंत्र भी है, यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल उनका है। तो डोमिनियन भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो बने लॉर्ड माउंटबेटन और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक्ट पारित करके भारतीयों को थोड़े बहुत अधिकार देना शुरू किया और उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करके बाद में भारत ने किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान का गठन हुआ और हमारा संविधान हमें किस तरह से प्राप्त हुआ। अगर आप इसी तरह पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।